Let's start off and look. uh, अपनी जो है बेटा वो खोल लीजिएगा, बुक्स वगैरह निकाल लीजिएगा सब लोग, ठीक है। पासवर्ड्स की मैं एक बार ये मीटिंग की वो भी भेज दूं इन लोगों को। अच्छा जी बेटे, मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने सारे जो है पास्ट पेपर्स वो केसेस सिनेरियो केसेस देख लिए थे मोमेंट्स के। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके पास्ट पेपर्स की वर्किंग को देखना है और कंप्लीट भी करना है जिस हद तक हम लोग कर सकें। मैं बात को जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेके चलूंगा। देर आर लाइक सम गुड क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। कुछ आपकी बुक्स से बाहर के भी हैं, ठीक है। बुक्स के भी देख लेते हैं, फिर बाहर वाले भी देख लेते हैं। कोशिश करते हैं कि जितने हद तक हम लोग कंप्लीट कर सकें वो कर लें, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर वन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। दिस स्टेट दैट फिगर 3.1 shows a small brick hanging from a Newton meter। बेटे न्यूटन मीटर इज अ डिवाइस जो वेट बताती है, ठीक है। वेट बताती है, हम लोगों ने मास वेट डेंसिटी के अंदर भी ये देखा था। द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज 3 न्यूटन्स। न्यूटन मीटर की रीडिंग 3 न्यूटन दी हुई है। डिस्क्राइब हाउ द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज यूज्ड टू फाइंड द मास। तो बेटा न्यूटन मीटर बेसिकली गिव्स यू द वेट। तो बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ वेट बाय ग्रेविटी, तो क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट्स डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। अगर मुझे मास निकालना होगा तो मैं वेट को ग्रेविटी से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं वेट को ग्रेविटी से डिवाइड कर दूंगा तो आई वुड गेट द मास। तो ये हमारा जो है पार्ट ए हो गया। देखते जाइएगा। द सेम ब्रिक and the Newton meter are used in an apparatus shown in figure 3.2. The meter rule is pivoted at its center and is balanced. The reading on the Newton meter is not shown. ठीक है। State the principle of moments for the body in equilibrium. Principle of moment क्या कहता है? For an object to be in equilibrium, ठीक है। For an object to be in a state of equilibrium, क्या होना चाहिए? Sum of clockwise moments should be equal to the sum of anti-clockwise moments। पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। Refer to the notes. For an object to be in a state of equilibrium, the sum of clockwise moments must be equal to the sum of anti-clockwise moments. That is principle of moments। ठीक है जी, ये हमारे पास एक नंबर आ गए। Determine the reading on the Newton meter shown in figure 3.2। अच्छा जी, क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो है न्यूटन मीटर की रीडिंग डिटरमाइन करनी है। इट्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब इस स्टेटमेंट को देखिएगा, ये पिवटेड है बेटे। ये न्यूटन मीटर की एक जो है इसको खींच रहा है। न्यूटन मीटर इज बेसिकली पुलिंग इट अपवर्ड्स। तो न्यूटन मीटर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ये जो हमारे पास वेट है ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। और ये जो वेट है, जो इस ब्लॉक का वेट है, वो हमें पता है कितना है। दैट इन द फर्स्ट पार्ट वी नो इज 3 न्यूटन्स। द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज 3। इसका मतलब जो ब्रिक है इसका वेट 3 न्यूटन्स है। तो ये बात हमें मालूम है, ठीक है जी। तो मेक श्योर ये बात आप लोग एक्नॉलेज करें कि जो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा दैट फोर्स इज गोना बी 3 न्यूटन्स। ये फोर्स क्योंकि ब्रिक की पहले पार्ट में गिवन थी, ये फोर्स 3 न्यूटन की लगाएगा। अच्छा जी, याद करें तो फॉर्मूला गोज लाइक दिस, एफ इंटू डी इक्वल्स एफ इंटू डी। हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स 3 न्यूटन्स की है और पिवट से जो डिस्टेंस है दैट्स 30, और ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स 3 है और इसका डिस्टेंस हमारे पास पिवट से 30 है। पिवट यहाँ पे है 20 + 10, टोटल डिस्टेंस 30 का हो गया और फोर्स 3 न्यूटन की हो गई। मैंने फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दिया इक्वल टू, ये जो अपवर्ड फोर्स न्यूटन मीटर लगा रहा है ये हमें निकालनी है, ये हमें नहीं पता। इसका हम लोग अननोन है एफ, और इसका डिस्टेंस जो है दैट्स 20, ये हमें मालूम है। ठीक है जी, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 3 3 9, 0 डिवाइडेड बाय 20 दैट्स गोना बी 4।
0.5 न्यूटन्स। तो इस वक्त जो फोर्स आ रही होगी वो हमारे पास, जी बेटा वो डिटरमाइन द रीडिंग बोल रहा है। बेटा देखें, वो हमें जो न्यूटन मीटर की रीडिंग निकालनी है, वो न्यूटन मीटर की रीडिंग निकालने के लिए बेसिकली न्यूटन मीटर हमें फोर्स ही दे रहा होता है, ठीक है। इसी वजह से हमें जो है ये तरीकेकार अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बगैर इसको करने का कोई तरीका नहीं है। वो फोर्स की मैग्नीट्यूड मांग रहा है। अच्छा, पार्ट सी को देखिएगा। द बीकर is of water is placed so that the brick is partly submerged into the water, ठीक है जी। beaker is placed so that the brick is partly submerged in water। ब्रिक पानी के अंदर डाल दी। जैसे ही ब्रिक को पानी के अंदर डालूंगा, वाटर इसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगाता है जो इसके वेट को थोड़ा बैलेंस करती है, ठीक है जी। द apparatus is adjusted to keep the rule horizontal, ठीक है, रूल हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। Suggest why the readings of the Newton meter is less than your answer in B2। बेटा क्योंकि याद रखिएगा, water applies an upward force on the brick, जिसकी वजह से which causes movement of the brick to reduce। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। Therefore less force is required by Newton meter to balance। क्योंकि पानी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा था। पहले इसकी जो फोर्स थी रिजल्टेंट, वो 3 न्यूटन डाउनवर्ड थी। जब पानी लेट्स सपोज इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है 1 न्यूटन की, तो अब इस ब्रिक की जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी दैट वुड बी अराउंड 2 न्यूटन। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। तो क्योंकि पानी उसके वेट को थोड़ा सा बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये ब्रिक की जो डाउनवर्ड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा। जब फोर्स का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा, तो क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस मूवमेंट होता है, फोर्स रिड्यूस तो मूवमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज भी हमारे पास जो मूवमेंट ये फोर्स लगा रहा था, इसकी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और न्यूटन मीटर अब कम फोर्स लगा रहा होगा। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि हमारे पास जो है, हमेशा से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि अपवर्ड फोर्स जो पानी लगा रहा है, जिसकी वजह से बेसिकली फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज एक्चुअली कॉजिंग द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वो रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से मूवमेंट रिड्यूस हो रहा है और इवेंचुअली बैलेंस करने के लिए भी फोर्स जो है वो कम चाहिए होती है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की वर्किंग को देखते हैं। A glass beaker has a mass of 50 grams. A liquid of density 1.8 grams per centimeter cube is poured into the beaker until it reaches a 200 centimeter cube mark. Calculate the total mass. तो डेंसिटी दी हुई है, आप लोगों को याद होगा, डेंसिटी इज बेसिकली इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास 1.8 दी हुई है, मास गिवन इज 50, वॉल्यूम इज 200। मैं थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर गया, एक मिनट फिर से। डेंसिटी हमारे पास लिक्विड की 1.8 दी हुई है, लिक्विड का मास नहीं दिया हुआ, ये तो बीकर का मास दिया हुआ है, और लिक्विड का जो वॉल्यूम है दैट इज 200। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, हमें मास सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ लिक्विड का। लिक्विड की डेंसिटी और लिक्विड के वॉल्यूम की मदद से मैंने सबसे पहले लिक्विड का मास निकाला, जो मेरे पास आ जाएगा 360 ग्राम्स। अच्छा, वो बोल रहा है टोटल मास बता दो बीकर और कंटेंट का मिला के। क्योंकि हमारे पास जो है मास ऑफ बीकर गिवन है दैट इज 50, और जो लिक्विड का मास है वो 360 आया है, तो जो टोटल मास है दैट इज गोइंग टू बी 410 ग्राम्स। ये हमारे पास टोटल मास आ जाएगा दैट इज ऑफ द बोथ थिंग्स कंबाइंड। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। गैस किसी को इस क्वेश्चन की रिपीटेशन चाहिए तो मुझे बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है तो बेटा 2-4 लोग क्लियर लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। वेरी गुड यार, माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है बेटा। व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ मास? क्या होता है सेंटर ऑफ मास?
हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, पॉइंट at which mass of the body is considered to act. Moving on further. अब हमारे पास एक केस हम लोगों ने किया था, वेरी गुड अहमद। फिर हम लोगों ने केस किया था, ये केस थोड़ा सा उससे लिंक होगा, दो केसेस हम लोगों ने किए थे, उसका थोड़ा सा कंबाइंड वर्जन है। द मीटर रूल इज प्लेस्ड ऑन अ पिवट, द टिप of the pivot is under 80 centimeter mark on the rule. ठीक है, the beaker with its content then placed at different position along the rule until the rule is balanced. Figure 1.1 shows the arrangement with the rule balanced. One side of the beaker is at 84 centimeter mark. The other side is at 92 centimeter mark. Calculate the mass of the rule. अच्छा, अगर आप लोग इस बात को रिमेंबर करें तो पिवट यहां है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ने बोला कि ये रूल है, तो रूल भी अज्यूम इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, ठीक है जी, और रूल हमेशा बैलेंस यूनिफॉर्म ही रहता है। जो मीटर रूल है ये हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका अपना वेट प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो हमें नहीं पता, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास क्या पता है कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है, और हमें ये पता है कि जो बीकर है उसका मास कहीं ना कहीं हमें दिया होगा, द सेंटर ऑफ द मीटर से, ठीक है, द मीटर, ठीक है, द पिवट, द बीकर एंड कंटेंट्स आर प्लेस्ड, बीकर एंड द कंटेंट्स वो हमने पहले पार्ट में निकाला है जो 410 ग्राम था। इस बीकर का जो अपना मास है वो हमें 410 ग्राम्स पहले पार्ट में पता चल चुका है। अब हम लोगों ने जो है स्केल का मास निकालना है। अगर आप लोग लास्ट लेक्चर को याद करें तो मैंने कहा था जब दोनों तरफ, पिवट के दोनों तरफ मासेस का जिक्र हो तो हमें फोर्स इनटू डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, रादर हम लोग मास की टर्म्स में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मास इनटू डिस्टेंस और मास इनटू डिस्टेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मैंने कहा था अगर ये 50 सेंटीमीटर पे है और ये पिवट 80 पे है तो लाजमी सी बात है इस स्केल के मास का पिवट से डिस्टेंस जो होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो मास हमें निकालना है नहीं पता, टाइम्स डिस्टेंस इज 30 इक्वल टू, अब अगर आप लोग थोड़ा सा और लास्ट लेक्चर को याद करें, जो चीजें मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास रेंज दी होती है तो ये क्वेश्चन हमने एक केस में पढ़ा था, आई डोंट नो व्हिच केस दैट वाज, कि हमेशा जो सेंटर पॉइंट होता है हम पिवट से उस डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं। 84 और 92 के बीच का जो सेंटर पॉइंट आएगा वो 88 आएगा। अगर कोई ये भी निकालना सीखना चाहता है तो वो 84 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो सेंटर पॉइंट आ जाता है, दैट्स 88। वरना अकल इस्तेमाल कर लो बेटा, 84 से 92 के बीच में हमारे पास जो है 6, और हमारे पास बेसिकली 8 का फर्क है, तो हम चाहें तो 84 से 4 ऐड करेंगे 88 आ जाएगा, और फिर 4 ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा, तो 4 हमारे पास जो है ज़्यादा आना चाहिए बिल्कुल सेंटर में। तो 84 प्लस 4 इज गोना बी 88। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास जो पॉइंट है ये 88 है। पिवट से डिस्टेंस जो होगा, अगर थोड़ी अकल और लगाए तो पिवट से 88 का डिस्टेंस दैट्स गोना बी 8 सेंटीमीटर्स। तो ये जो हमारा जो बीकर है उसका मास दैट्स 410, और जो इसका डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। मैं एक बार इस बात को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। मैं इतनी बात कर रहा हूँ जो जरूरी है। गाइस, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस 30 है। हमारे पास मास इनटू डिस्टेंस इक्वल्स मास इनटू डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। द मास ऑफ द स्केल दैट्स अननोन, डिस्टेंस इज 30, मास ऑफ द बीकर दैट्स 410, व्हाट इज द डिस्टेंस? तो भाई द सेंटर पॉइंट इज 88, ठीक है जी। तो सेंटर पॉइंट से पिवट तक का डिस्टेंस लूंगा। अगर पिवट 80 पे है और सेंटर पॉइंट 88 पे है तो ये डिस्टेंस कितने का बना? 8 सेंटीमीटर का बना। तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। मेरे ख्याल से एज सच कोई मसला नहीं होगा। 410 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 30, किसी ने लेक्चर बहुत सुकून से सुना होगा तो उसको ये बात में कोई इशू नहीं आएगा। आपका जो आंसर आ जाएगा दैट्स गोना बी 109.3 ग्राम्स, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे हो मुश्तबा, ठीक हो बेटा? लॉन्ग टाइम नो सी।
ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर। अच्छा जी, अब हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यार इसका वर्क डन से लिंक है तो फिलहाल मैं इसको भी फिलहाल नहीं करा रहा। इसका एक क्वेश्चन और है यार, ये हमारे पास है, द स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू मार्क द सेंटर ऑफ मास सी ऑन अ थिन पीस ऑफ कार्ड। देयर आर टू होल्स इन द कार्ड, ठीक है जी। Figure 2.1 shows the card and two lines that the student drawn on the card. Describe a method used to draw these two lines in their correct position on the card. Make clear what extra apparatus is needed. You may draw a diagram if you wish. अगर आप लेमिना एक्सपेरिमेंट को याद करें, इफ यू रिमेंबर द लेमिना एक्सपेरिमेंट, तो हमें एक, व्हाट आर द apparatus we need? A retort stand, एक स्ट्रिंग एंड पेंडुलम चाहिए, या स्ट्रिंग एंड मास, दोनों चीजें काम कर जाएंगे, ठीक है। एक पेंसिल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट, आई विल रिपीट इट इन वर्ड्स, मुंह से बोल रहा हूँ, कोई लिखना चाहे साथ साथ लिख सकता है, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, व्हाट, डिस्क्राइब द मेथड यूज टू ड्रॉ दीज लाइंस, ठीक है। सो यू हैंग द कंपास, वो हैंग द पीस ऑफ कार्डबोर्ड फ्रीली फ्रॉम वन हैंड, मेक अ होल एट द एंड, और उसके बाद उसको फ्रीली हैंग कर दें। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, रीटॉर्ट स्टैंड कहते हैं इसको, ठीक है, ये रीटॉर्ट स्टैंड कहलाता है। ये वाला स्टैंड है, इसको रीटॉर्ट स्टैंड कहते हैं। वी यूजुअली यूज दिस, ठीक है, RETORT, रीटॉर्ट स्टैंड, ठीक है। इसके बाद अगर आप याद करें तो हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा भी था कि आपने जो है किस तरीके से इसको करना है। यू टू मेक 3 डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, और इवेंचुअली आपके पास जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे। हैंग द रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन होल एंड सस्पेंड द पेंडुलम फ्रीली इन फ्रंट ऑफ इट, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 लाइनें जो हैं आप चाहें तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है इसमें ऑलरेडी अपरेटर्स की वर्किंग मांगी हुई थी, तो ऐसा जिसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप इतना भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बेटा मैंने ये इंश्योर लिख दिया, हैंग ए रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन होल एंड सस्पेंड द पेंडुलम इन फ्री इन फ्रंट ऑफ इट, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर 2 डिफरेंट होल्स, ठीक है जी। और क्योंकि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट की जो है किस तरीके से परफॉर्म होगा यहाँ तक मांग रहा है, ठीक है। और बस तो फिर आखिरी वाली पॉइंट जो है इसको जो है निकाल लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इसने एक्सपेरिमेंट में इतना ही मांगा है, डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड टू ड्रॉ दीज टू लाइंस इन देयर करेक्ट पोजीशन, तो दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। लास्ट तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली पूरी बात भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 लाइनों तक की वर्किंग उसने मांगी है। आप ये लिख लेंगे तो आपको जो है पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा गाइस कि ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, कोई टेंशन वेंशन की बात तो नहीं है, ओके की रिपोर्ट है। प्लीज ये पार्ट ए तक मुझे एक्नॉलेज कर दीजिएगा, मैं पार्ट बी की वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, दैट्स वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह। द स्टूडेंट होल्ड्स द कार्ड लूजली बिटवीन her हैंड्स, द कार्ड इज वर्टिकल resting with the lower edge on the bank as shown in figure 2.2. What angle, when angle theta is small, the card falls anti-clockwise, ठीक है, back to the position shown in figure 2.2. Explain why the card falls anti-clockwise when angle is larger. अच्छा बेटा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अरे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझिएगा। एक होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड से, ठीक है। इस पेंसिल को देखें, अगर मैं पेंसिल को उठाता हूं, ये मेरा जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से, और बल्कि इधर ही देखिएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से और ये सेंटर ऑफ मास है। अगर ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के राइट पे ही रहा, तो एंगल जितना भी बढ़ जाए, हालांकि ये कार्ड अगर यहां तक भी सेंटर ऑफ मास आ जाए, यहां तक भी आ जाए, तो उसमें से छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी तरफ ही गिरेगा। इस मोबाइल फोन में सेंटर ऑफ मास सेंटर में है, अगर मैं इसको उठाता हूं और ये क्योंकि राइट पे सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इधर ही है, इसी तरफ है, तो मैं जितना भी एंगल पे जाऊंगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। पर अगर मैं इसको इस एक एंगल से ज्यादा घुमाऊं कि अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑपोजिट तरफ चले जाए, लेफ्ट है तो राइट चले जाए, राइट है तो लेफ्ट चले जाए, उस सूरत में दैट टॉपल्स टुवर्ड्स द अदर एंड, ठीक है। एक बार फिर से इस चीज को यहां देखिएगा,
I've got a straight rectangular cardboard, ठीक है जी, रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, ये एक कार्डबोर्ड टाइप चीज है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में है, ये जो है जमीन है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको घुमाता हूं, ठीक है जी, घुमाता हूं घुमाता हूं घुमाता हूं। अब आप देखें पोजीशन नंबर वन में ये राइट पे ही है, यहां गिरेगा, ठीक है जी। पोजीशन नंबर टू में भी आप इसको अभी भी देखेंगे, मैं जितना बेहतर कोशिश कर रहा हूं समझाने की, अभी भी ये सेंटर ऑफ मास जो है ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के राइट पे ही है, अभी भी ये उधर गिरेगा। बट अगर मैं इसको उठा के बहुत ज्यादा इतना घुमा दूं कि ये अब जो पोजीशन ऑफ कांटेक्ट, अब सेंटर ऑफ मास जो है इसका वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लेफ्ट पे आ जाए, अब ये जो सेंटर ऑफ मास है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लेफ्ट पे आ जाए, तो अब ये ऑपोजिट तरफ जो है टॉपल कर जाएगा। स्क्रीन स्ट्रक हो गई, लेट मी जस्ट रीशेयर इट, बेटा 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। सेंटर ऑफ मास तो हमने पढ़ा, नहीं बेटा ये स्टूपिड बात है, मैंने सबको पढ़ा है। 1 सेकेंड बेटा, स्क्रीन रीशेयर करने दीजिएगा, थोड़ा सा इशू आता है कभी कभी इंटरनेट का, मैं इसको जरा डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा था कि हमारे पास, मुझे इसको रिपीट करने दीजिएगा, कि अगर लेट्स सपोज पोजीशन नंबर वन में जो सेंटर ऑफ मास है वो राइट पे है तो इट टॉपल्स टुवर्ड्स द राइट, सेकंड में भी राइट पे है तो इट टॉपल्स टुवर्ड्स द राइट, थर्ड में इट्स लाइक जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेफ्ट पे आ जाए तो वो ऑपोजिट तरफ गिर जाएगा। तो एक्सप्लेन व्हाई द कार्ड फॉल्स एंटी क्लॉकवाइज व्हेन एंगल इज लार्जर, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, व्हेन सेंटर ऑफ मास shifts towards the opposite side, it will fall anti-clockwise. एक और बात लिख दीजिएगा, when center of mass shifts towards the opposite side of point of contact, ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड पे गिर जाएगा। तो ये एक इसका जो है बेसिक सा प्रिंसिपल है, ठीक है। आई होप ये बात जो है सेंस बनाती है, शायद जिंदगी में एक ही बार जो है अ, पूछा गया है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास आयान, बेटा देखिए बेटा आयान, बात ये है कि लास्ट 2 क्लासेस में ना मैं ऑनलाइन में ये करा रहा था टॉपिक, तो मैंने उसमें ये सारी चीज़ें बेटे करा दी थी, ठीक है। आप काइंडली जो है, मैंने लेक्चर्स भी आप लोगों को दोनों ग्रुप में जो है भेजे थे ताकि आप उसको जो है देख सकें, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, जैसे कॉल मैं इसको पिक कर लूँ, फिर मैं आपको जो है 1 मिनट बस, उतनी देर में आप बेटा एक क्वेश्चन रीड करें।
अच्छा जी, बच्चों ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। हमारे पास जो है इस पार्ट में डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो डेंसिटी जो है हमारे पास निकालने के लिए मास जो है वो दिया हुआ है, दैट्स 23। प्लैंक का मास इज 23। और जो वॉल्यूम है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर है और ये क्यूबॉइड शेप का है, तो हमें ये बात पता है कि वॉल्यूम इसका निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल थ्री थिंग्स टुगेदर। तो जो बेसिकली इसका वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा 3.6 टाइम्स 0.35 टाइम्स 0.025। कोई मेरी हेल्प करके मुझे डेंसिटी की वैल्यू बता दे तो मैं इसको जो है क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ बेटा, ये 4-2 बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है सारा। यहाँ तक मुझे एक्नॉलेज कर दें, डेंसिटी की वैल्यू को मुझे बता दें यार प्लीज, कैलकुलेट करके। 730 kgs पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग ऑन। अब हमारे पास जो है अगली बात जो है आती है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक इज इन द मिडल एंड द प्लैंक ऑफ द प्लैंक एट द डिस्टेंस ऑफ 1.3 फ्रॉम ईच ऑफ द सपोर्ट्स, ठीक है। ये हम लोगों ने केस किया था, ये दोनों सपोर्ट्स का जो डिस्टेंस है आपस में, वो सवाल में 1 पॉइंट, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द प्लैंक इन द मिडल इज डिस्टेंस 1.3 फ्रॉम ईच ऑफ, ठीक है। नहीं, ये उसने बात ये बोली है कि हर प्लैंक से जो उसका डिस्टेंस है दैट्स 1.3, ठीक है। दोनों प्लैंक से डिस्टेंस 1.3 है, इसका भी 1.3 होगा, ठीक है। द वेट ऑफ द प्लैंक, वेट निकालना है तो वेट का फॉर्मूला आप लोग याद होगा, डेट्स डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। मास हमारे पास जो है 23 किलोग्राम्स दिया हुआ है, ग्रेविटी जो है 9.8 ले रहे होते हैं आप लोग। तो 23 को टाइम्स कर दे 9.8 से, मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा 225.4 के न्यूटन्स। अच्छा जी, सवाल में अगर ग्रेविटी 10 नहीं बोली हुई है तो आपकी मार्क्स स्कीम में ये जो है 230 होगा। सवाल में ग्रेविटी का 10 बोल लिया ना, बोला हुआ है, तो मैं फिलहाल 10 ले लेता हूँ। ये 230 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। मूविंग ऑन फर्दर। अब वही केस हम लोगों ने किया था, द मूवमेंट ऑफ द प्लैंक अबाउट द राइट हैंड सपोर्ट। राइट हैंड सपोर्ट के अबाउट मूवमेंट ऑफ द प्लैंक निकालनी है। मैंने कहा था जिसके भी अबाउट बोले उस चीज को पिवट बना देते हैं, ये पॉइंट पिवट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट पिवट हो जाएगा तो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है तो इसकी मूवमेंट तो कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगी। और फिर हम लोगों ने कहा था अगर ये पॉइंट पिवट हो जाएगा तो एक उसका अपना वेट मूवमेंट लगाता है और एक की जो दूसरी सपोर्ट होती है, याद करें टू पिवट केस में मैंने ये बात स्पेसिफिकली बताई थी, एक इसका वेट लगाएगा और इसकी एक इसकी अपनी सपोर्ट जो है अपवर्ड फोर्स लगाएगी। जैसे लेक्चर लिया उसको बेहतर समझ आ रही होगी बात। तो अब हमारे पास एक इसका अपना वेट जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और एक ये फोर्स जो हमें नहीं पता, द मोमेंट ऑफ द प्लैंक अबाउट द राइट हैंड सपोर्ट, ठीक है। द मोमेंट ऑफ द प्लैंक अबाउट द राइट हैंड सपोर्ट, तो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ द प्लैंक निकालनी अबाउट द राइट हैंड सपोर्ट। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज, द मोमेंट ऑफ द प्लैंक, सही है। अभी पहले पार्ट में जब हम लोग बात करते हैं इस पार्ट 2 की, तो वो सिर्फ प्लैंक की मूवमेंट मांग रहा है, प्लैंक्स मूवमेंट। तो प्लैंक की मूवमेंट निकलेगी मूवमेंट के फॉर्मूले से, दैट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी वो ये एक प्रिंसिपल मूवमेंट की बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है सिर्फ प्लैंक की मूवमेंट की। तो प्लैंक की मूवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लैंक का वेट मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्टेंस जो हमारे पास 1.3 गिवन है, ठीक है। ये प्लैंक की अपनी मूवमेंट के लिए हमें प्लैंक का वेट और उसका डिस्टेंस, बस ये दो चीजें मल्टीप्लाई करनी है। वेट ऑफ द प्लैंक हम लोगों ने निकाला था, दैट्स 230 न्यूटन्स। और डिस्टेंस हम लोगों के पास गिवन है, जो हमारे पास कितना गिवन है, 1.3 मीटर्स गिवन है, ठीक है जी। मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा, 230 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, हमारे पास जो मूवमेंट आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 299 न्यूटन मीटर्स। मैं उम्मीद करता हूं, नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास कभी भी पिवट के तौर पे नहीं लेते। पिवट और सेंटर ऑफ मास अलग अलग चीजें। मुझसे बाद बोथ लेक्चर्स आर इन द ग्रुप, मैंने आज भेजे हैं अभी थोड़ी देर पहले, वो प्लीज देख लीजिएगा। अहमद 230 कैसे आया बेटा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, मास गिवन था, ठीक है। यहां तक बेटा एक्नॉलेज कीजिएगा, इस पार्ट तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, प्लीज मुझे इस बात को एक्नॉलेज कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है बेटा, वेरी गुड। द पेंटर मूव्स
further to the right along the plank and the plank rotates about the right hand support. ठीक है जी. Explain why the plank rotates. बोलता है पेंटर जैसे ही राइट पे मूव हुआ तो ये प्लैंक घूम गई. तो लाजमी सी बात है इसका वजह क्या होगी. क्लॉकवाइज मूवमेंट इंक्रीज्ड and clockwise movements were not equal to anti-clockwise movements. Therefore, because of resultant movement, Planck rotated. ठीक है जी. क्योंकि शाबाश मूवमेंट डिक्रीज हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज के बराबर नहीं रहा, तभी ये क्लॉकवाइज जो है मूव हो गई. अब जो बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये सवाल जो है नहीं करवाया था. मैं इस सवाल को इसलिए नहीं कराया था क्योंकि एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको आज पढ़ाना चाह रहा था. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी. मुझे नहीं याद पड़ता, शायद मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया. अलबत्ता अगर नहीं पढ़ाया या पढ़ाया दोनों सूरतों में स्टेबिलिटी को समझ लीजिएगा. ये हमारा लास्ट केस होता है, इसका केस नंबर 16. दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है. इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड. स्टेबिलिटी होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड. और स्टेबिलिटी का ताल्लुक है सेंटर ऑफ मास का जमीन से जो है कितना करीब है. ठीक है. अगर मैं इस मोबाइल फोन की बात करूं तो इस मोबाइल फोन को हो सकता है मैं यूं रख सकूं. ठीक है. हो सकता है मैं इसको यूं भी रख सकूं, हो सकता है मैं इसको यूं भी रख सकूं. सिमिलरली अगर मैं बेटा इसकी बात करूं तो हो सकता है मैं इसको यूं बैलेंस कर सकूं. ठीक है. ये भी एक पोजीशन है इसको बैलेंस करने की. हो सकता है मैं इसको जो है यूं बैलेंस कर दूं, हो सकता है मैं इसको बिल्कुल जमीन पे रख दूं. तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहता है, ठीक है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहता है. एक ब्लॉक की मिसाल ले लेते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की, तो उसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहता है. ठीक है. ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होता, वो उसके सेंटर में ही रहेगा. मसला ये है कि अगर मैं उस ब्लॉक की पोजीशन चेंज करता रहूं, ऐसे कि जो ब्लॉक है उसका सेंटर जितना ज्यादा जमीन के करीब आ जाए, ऐसी पोजीशन में जितना वो जमीन के करीब आ जाएगा ब्लॉक, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा. जैसे अब इस पोजीशन पे इसका डिस्टेंस जमीन से शायद इतना है. ठीक है. जो भी है. अब अगर मैं इसकी पोजीशन को शिफ्ट करता हूं, लेट्स से मैं इसकी पोजीशन को शिफ्ट करता हूं, इस तरीके से शिफ्ट करता हूं कि अब ये ब्लॉक मैं ऐसे रख देता हूं इस पे. ठीक है. अब इसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस जमीन से पहले के मुकाबले में बढ़ गया, तो इस पोजीशन में ये लेस स्टेबल है. जितना सेंटर ऑफ मास जमीन के करीब होगा उतना ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल होगा. इवन इन ह्यूमंस वी आर मोस्ट स्टेबल व्हेन वी आर लाइंग डाउन इन द ग्राउंड. जमीन पे लेटे हुए हम लोग मैक्सिमम स्टेबिलिटी में होते हैं क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास जमीन के करीब तरीन होता है. और जब हम लोग जो है खड़े होते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाए, तो हम लोग बहुत ज्यादा जो है, एरिया का ताल्लुक नहीं है. ठीक है. इट्स नॉट मोर लाइक इट्स नॉट रिलेटेड टू एरिया. डेफिनेटली एरिया नीचे ज्यादा होगा तो उससे मैटर नहीं करता. अहमद इसकी एक और बात भी देखिएगा. अहमद ने पूछा सर कि एरिया पे डिपेंड करता है. बेटा अगर मैं एक ऑब्जेक्ट का एरिया नीचे से बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी, बट ये लेट्स सपोज, और बहुत ज्यादा मास जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है पत्थर का टुकड़ा यहाँ रख देता हूँ, तो स्टिल ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये गिर जाएगा राइट पे. ठीक है. हाँ, ये गिरने के बाद स्टेबल हो जाएगा क्योंकि डेफिनेटली अगर ये लोहे का इतना बड़ा पीस लगा दूं और ये लकड़ी का छोटा सा पीस रख दूं तो टॉपल कर जाएगा. तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है काम आता है, ये सेंटर ऑफ मास पे आता है. ठीक है. तो जितना सेंटर ऑफ मास जमीन के करीब होगा उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है, उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है. बोलता है स्टेट वन चेंज टू द कार्ड दैट मेक्स इट मोर स्टेबल. वी कैन प्लेस इट horizontally to the ground, so that the center of mass and the ground has least distance. It will be most stable in that particular position. बोल सकते हैं we can place it horizontally to make distance between center of mass and surface the least.
ऐसी सिचुएशन में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कैन यू सेंड दीज नोट्स? नहीं सारा, मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स के लिंक भेजे हुए हैं, आप लोग कॉपी कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। मूविंग ऑन। एक बड़ा अच्छा सवाल है हमारे पास, वो मैं दिखाना चाह रहा था। इसमें कुछ सवाल है इजी हैं, वो बाकी जो है ना इतने मुश्किल नहीं है। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, जितने हम लोगों ने वर्किंग कर ली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है रिलेटेड, अब जो केस हमने कर लिया उसमें कर सकते हैं। कोई इशू आ रहा होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इन क्वेश्चन में कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है मेरे पास बड़ा अच्छा था, मैं वो एक क्वेश्चन को दिखा दूं, फिर एक दो और देख लेते हैं। आप लोगों ने क्लास अटेंड की यार, ये बड़ी बात है माशाल्लाह, आप लोग पढ़ना चाहते हैं, गुड यार, पढ़ना पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा जी, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार, मैं वो चाह रहा था कि आप लोग जो है देखें। इट्स गुड क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह। A meter rule balances when the 50 centimeter mark is directly above। यार तुम्हें बस ट्राई करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है बेटा। यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ट्राई अहमद, वो सारे कर लीजिएगा, ये मुझे करने दीजिएगा, ठीक है। A meter rule balances when a 50 centimeter mark is directly above the pivot state where the is rule its center of mass is located in, ठीक है। एक रूल है, बैलेंस होता है 50 सेंटीमीटर मार्क पे, डायरेक्टली अबव द पिवट स्टेट वेयर द रूल, वेयर इन द रूल इट्स सेंटर ऑफ मास इज, तो वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ 50 सेंटीमीटर मार्क होगा, ठीक है। बोल रहा है कि अगर एक रूल 50 सेंटीमीटर की मार्क पे बैलेंस हो जाता है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एट द सेंटर एट 20 सेंटीमीटर मार्क। तो अगर रूल 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी के सेंटर पे 50 सेंटीमीटर मार्क पे ही लाए करता होगा। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एप्पल इज 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एप्पल का जो सेंटर ऑफ मास है वो 25 सेंटीमीटर्स पे लाया करता है, ठीक है, फ्रॉम द पिवट। एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेट इज 45 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पिवट। इसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द एप्पल, वेट निकालना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं बेटा, डब्ल्यू जी को एम जी लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वेट ऑफ द एप्पल का मतलब है वो ये वाली फोर्स मांग रहा है, ठीक है जी। ये वाली फोर्स हमें पता है, तो बेसिकली जो वेट ऑफ द एप्पल है ये फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकलेगा, वेयर द फोर्स ऑफ एप्पल इज द वेट और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 25 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू इसका जो फोर्स है दैट्स 0.40 और इसका जो डिस्टेंस है दैट्स 45 सेंटीमीटर्स। आप बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 45, दैट्स 18 डिवाइडेड बाय 25, आपके पास वेट आ जाएगा। तो आपके पास जो वेट आ रहा है एप्पल का दैट्स 0.72 न्यूटन्स, ठीक है जी। ये आपके पास एप्पल का वेट आ रहा है 0.72। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नहीं बेटा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जब दोनों तरफ डिस्टेंसेस होते हैं तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इवेंचुअली कैंसिल कर देते हैं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में यू कैलकुलेटेड द वेट ऑफ द एप्पल, दैट्स द वेट। आपने मास निकालना है तो W इज इक्वल्स टू mg का फॉर्मूला याद रखिएगा। वेट इज गिवन दैट्स 0.72, यू हैव टू डिवाइडेड बाय ग्रेविटी दैट्स 9.8, ठीक है जी। और आपके पास मास आ जाएगा 0.72 डिवाइडेड बाय 9.2, आपके पास मास आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 0.078 kg, ठीक है जी। बेटा किस तरीके से कर सकते हैं? मास ही नहीं है उस क्वेश्चन में, मास नहीं है तो वेट कैसे निकालोगे फातिमा? मास होता तो निकाल लेते ना। नहीं बेटा, 10 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, अनटिल एंड अनलेस दे से इन द क्वेश्चन, कभी ग्रेविटी 10 नहीं ले सकते। आपकी सारी मार्क्स की में 10 दी हुई होगी, क्योंकि आपके सिलेबस 2023 में चेंज हुआ है, पर 10 नहीं ले सकते। मेक श्योर यू टेक इट एज 9.8। इवन के जो क्वेश्चन है उसमें भी 10 दिया होता था, पर 9.8 ही लेनी है, हमेशा 9.8 ही लेनी है। 9.8 ही लिए मैंने, अभी 9.2 ले ली, सॉरी यार, ये बेटा मेरे से ब्लंडर हो गया, 9.8 है यार, माजरत के साथ यार, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस्टेक। 0.7073 आएगा, ठीक है, सॉरी बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू नूर, जजाकल्ला। अच्छा, मूविंग ऑन फर्दर। The apparatus is not moved. The apple is not moved. The weight is removed
फ्रॉम द रूल, ठीक है जी, वेट को रिमूव कर दिया, एप्पल अपनी जगह पे ही है, एंड द पिवट इज मूव टू द लेफ्ट अंटिल द रूल बैलेंसेस। अच्छा गाइस, मेरा पिवट यहां था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मे बी आई लैंड ऑन दिस क्वेश्चन के एंड पर। पिवट मेरा यहां था, वेट पड़ा था, वो इन दोनों को बैलेंस कर रहा था। जब मैं वेट हटाऊंगा, मैंने वेट को रिमूव कर दिया, पिवट अपनी जगह पे ही होता तो ये गिर जाता। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि आपको बात समझ आए। अब मेरे पास जो पिवट था, मैंने अपनी आसानी के लिए, अपने आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं बेटा, इस पिवट को लेफ्ट पे मूव करना शुरू किया। लाजमी सी बात है, जैसे ही पिवट लेफ्ट पे आया तो इसका जो अपना मूवमेंट है वो भी अब एक्ट करना शुरू कर देगा, इसका स्केल का अपना मूवमेंट भी एक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि अब पिवट सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड नहीं है। तो मैं इसको लेफ्ट पे लेके आया 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 और एक एक पॉइंट तक ले आया, जब इसका जो अपना मूवमेंट है और जो एप्पल का मूवमेंट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें और जो है ये बैलेंस हो जाए। तो एक्सप्लेन व्हाई द अरेंजमेंट इन फिगर 3.2 बैलेंसेस। तो आप बोलोगे द मूवमेंट कॉज्ड बाय द वेट ऑफ द रूल, या मूवमेंट कॉज्ड बाय द वेट ऑफ द रूल बैलेंसेस द मूवमेंट कॉज्ड बाय द वेट ऑफ द एप्पल। तो मैं पिवट को अगर सेंटर पे ही रखता तो वो कभी भी बैलेंस नहीं होता। अगर मैं पिवट को सेंटर पे ही रखता तो वो ये इधर गिर जाता, एप्पल की तरफ जो है ये टॉपल कर जाता। पर मैंने क्या किया, मैंने इस पिवट को उठा के लेफ्ट पे मूव किया टू अ पॉइंट, जब इस रूल का वेट का मोमेंट और ये एप्पल का वेट का मोमेंट दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें, उस पॉइंट पे ये अरेंजमेंट जो है बैलेंस हो जाती है। एक्सप्लेन व्हाई द अरेंजमेंट इन फिगर 3.2 बैलेंसेस, because as the weight moment caused by the weight of the rule is equal to the moment caused by weight of the apple। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात क्लियर हो जाएगी बेटा। हाजिक मूवमेंट के क्वेश्चन में आपको मेरे जो व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। द पिवट इन फिगर 3.2 इज क्लोजर टू द 50 सेंटीमीटर मार्क देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एप्पल, कंपेयर द वेट्स ऑफ द रूल। देखें, याद रखिएगा, जिस कॉन्सेप्ट क्या है, एफ इंटू डी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। जिस चीज का डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका वेट कम होगा, और जिस चीज का डिस्टेंस कम होगा उसका वेट ज्यादा होगा। द पिवट इन फिगर 3.2 is closer to the 50 centimeter mark to the center of mass of the apple, ठीक है जी। The pivot in 3 closer to the center of mark then to the center of mass of the apple, compare the weights। तो क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास रूल का रूल का मास जो है वो पिवट से करीब है, ठीक है, तो इसका लाजमी सी बात है वेट ज्यादा है कंपेयर टू द वेट ऑफ द एप्पल। क्योंकि याद रखिएगा, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और फोर्स बेसिकली अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो मोमेंट ओवर डिस्टेंस आएगा। फोर्स एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर मैं यहाँ वेट लिखता हूं तो वेट और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस कम है इसका मतलब इसकी फोर्स ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब इसकी फोर्स जो इसका वेट है वो कम होगी। तो आप क्या लिखोगे, कंपेयर द वेट ऑफ द रूल एंड द वेट ऑफ द एप्पल, तो आप बोलोगे वेट ऑफ द रूल इज मोर देन द वेट ऑफ द एप्पल, और बस स्टेटमेंट एक जुमले का आता है। आपको ये कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए भाई, जो चीज करीब है उसका वेट ज्यादा होगा, जो चीज दूर है उसका वेट कम होगा। ये कॉन्सेप्ट जहन में है, तो कंपैरिजन में आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी होती है कि भाई जो वेट ऑफ एप्पल जो है वो लेस है वेट ऑफ रूल से। इस चीज को अंग्रेजी में लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये आपके पास जो है एक कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है, ठीक है। हाजिर की रिक्वेस्ट पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास वैसे भी भेज देता हूँ, ठीक है। इन इन जनरल इतने मुश्किल क्वेश्चंस मेरे पास बेटा वो ज़्यादातर बुक में ही है, ठीक है। मैं एक आध दो क्वेश्चन जो अच्छे लगते हैं मैं कोशिश करता हूँ वो आप लोगों को भेज दूँ। अच्छा एक काम करते हैं, आप लोग बेटा साथ साथ जो है स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है, तो इट्स क्वाइट ईजी। मैं